हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और सबसे पहले तो हम आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 8-9 दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ मैं। एक्चुअली मैं महाकुंभ गया था, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया और साथ ही जो हमारा नया इंस्ट्रूमेंट है फॉर रिकॉर्डिंग उसके लिए भी थोड़ा सा लेट हो गया था। सो दैट इज़ वाई आई एम वेरी वेरी सॉरी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो वेयर आई विल बी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट दी यामाहा ZS वर्जन 4। और भाई उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, हम 4500 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी करीब है, हमें कुछ 350-400 सब्सक्राइबर्स चाहिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट। तो भाई सबसे पहला कमेंट आया है हमारा, बाइक का माइलेज ड्रॉप हो रहा है, मेरी बाइक 11 मंथ ओल्ड है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है और शोरूम पर भी चेक कर लिया है, कैसे मैनेज किया जाए। भाई देखो, बाइक का माइलेज ड्रॉप हो रहा है तो उसके 3 कारण होते हैं। एक तो आप किस तरीके से बाइक चलाते हो, दूसरा आपकी जो बाइक है उसकी कंडीशन कैसी है, तीसरा आपकी जो रोड कंडीशंस है वो। ठीक है, पहली चीज़ जो आप चलाते हो उसके अंदर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप प्रॉपर RPM रेंज में गियर शिफ्ट करो। आप छोटे गियर्स में हाई RPM पे मत जाओ, जैसे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर होते हैं इसके अंदर आप अबव 5000-6000 RPM ना जाओ, तो उससे भी एक चीज़ फ़र्क पड़ता है। और आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड एक्सीलरेशन नहीं कि थोड़ी सी जगह मिली करके खींच दिया आपने, फिर एकदम से करके ब्रेक मारा, तो वो काम भी नहीं करना, थोड़ा आराम से चलाओ। एंड दूसरी चीज़ कि भाई अगर जो आप इसके अंदर इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हो, जैसे अगर आपने यामाहा लूप का डलवाया है इसके अंदर जो मिनरल ऑयल आता है, अगर उससे आपको लग रहा है कि यार माइलेज थोड़ी कम है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो MT-15 का यामाहा लूप आता है सिंथेटिक वाला, या फिर मोटूल 7100 अगर आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हो तो वो यूज़ करो, क्योंकि मैं 7100 यूज़ करता हूँ तो अब जो है मेरी माइलेज मुझे अच्छी मिलती है। कल मैं पूरी सिटी में चलाई थी और मुझे 57 की माइलेज शो कर रहा था, ये अभी फ़िलहाल 55 की कर रहा है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बहुत ही छोटे डिस्टेंस के लिए गया था, इसलिए थोड़ी सी वहाँ पे ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि चलती है फिर रुक जाती है, फिर चलती रुक जाती है। थोड़ा जैसे आप लॉन्ग डिस्टेंस अगर चलाते हैं ना तो आपकी माइलेज थोड़ी सी ऊपर आती है। ठीक है, एंड सेकेंड चीज़ भाई जो बाइक के हिसाब से ये टायर प्रेशर को प्रॉपर आप जो है रखा करो। जैसे थोड़ा सा कम होता है तो जैसे आपको लगे कि यार अब थोड़ी सी बाइक जो है भारी भारी सी चल रही है, तो इसका मतलब कि आपके टायर में हवा जो है वो कम हो गई है, तो उसको प्लीज़ भरवा लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो आप इनको सही करोगे तो आपकी माइलेज भी अच्छी हो जाएगी। Bro, can I replace my ZS वर्जन 4 2 months बाइक ओल्ड टू न्यू हाइब्रिड बाइक, माय बाइक इज 2 months ओल्ड। ठीक है भाई, देखो आपको अगर यामाहा में आप एक्सचेंज दोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको हार्डली 60-70 हज़ार रुपये मिलेंगे उसके। तो इससे अच्छा मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप किसी को सेल आउट कर दो। ठीक है, आप किसी को बेच दो। अगर आपकी बाइक मान लो अब आप कह रहे हो 2 महीने पुरानी है, 2 वीक पुराना वो कमेंट है, मतलब 3-3.5 महीने के आसपास में मान के चल रहा हूँ, 3 महीने के आसपास पुरानी होगी आपकी बाइक अभी फिलहाल के हिसाब से। तो 3 महीने में आपने 3-4 हज़ार किलोमीटर चला ली होगी मैक्स टू मैक्स, जिससे ज़्यादा तो क्या ही चलाओगे, 2000 मैक्स। मेरी तो कितनी चली थी 2-3 महीने में, 800 नहीं 1200-1300 किलोमीटर चली थी। खैर, आप उसको सेल आउट कर दोगे, आपको आराम से उसके 130-140 तक भी मिल जाएंगे। बट मैं आपको ये बोलूँगा कि यार अभी देखो उसको आने में अप्रैल मई, तो मैं प्रेडिक्शन लगा के चल रहा हूँ, क्योंकि इसी रेंज में यामाहा अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है, हो सकता है उसके आगे भी जाए। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि यार जब आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया उसके ऊपर आप और 30-40 हज़ार रुपये क्यों डाल रहे हो सिर्फ एक TFT डिस्प्ले के लिए। हाँ चलो, हाइब्रिड इंजन में मानता हूँ कि थोड़ी सी जो है उसमें आपको पावर का मे भी थोड़ा सा इंक्रीज मिल जाए, माइलेज आपको इंक्रीज मिलेगी, बट इसके अंदर भी आपको जो माइलेज मिलती है वो दैट इज़ मोर देन इनफ। भाई आपको 50+ बहुत आराम से दे देती है, और जो मेरी तरह आराम से चलाते हैं उनको तो 55 के ऊपर ही मिलती है इसके अंदर मोस्टली। तो मैं आपको ये कहूँगा कि दैट इट इज़ क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग इट इज़ वेस्ट ऑफ मनी। आपने अगर अब ले ली है तो उसको चलाओ, 4-5 साल चलाओ, उसके बाद में फिर आप अपग्रेड कर लेना वाली। बट अभी तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर आपको करनी है तो वैसे सेल आउट करके एंड देन यू कैन बाय द न्यू वन, जो भी आपको डिफरेंस पे करना पड़ेगा वो पे कर दे, क्योंकि एक्सचेंज में कुछ नहीं मिलता। इज द हाइब्रिड इंजन एज स्मूथ एंड रिलायबल एज द ओल्ड नॉन हाइब्रिड वन? यस भाई, क्योंकि इसी सेम इंजन के अंदर इन्होंने अपनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी डाली है। बेसिकली एक इलेक्ट्रिक मोटर ऐड करी गई है, जिसकी वजह से जो है आपकी माइलेज आपको माइलेज ज़्यादा मिलती है, क्योंकि आपके जो इंजन है वो मतलब उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है उससे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर एक तरह से थोड़ा सा बूस्ट भी देती है, आपको पावर में भी बूस्ट देगी और माइलेज में भी बूस्ट देगी। तो इट इज़ ऑन द सेम इंजन। और जो ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है पहले रेज़र 125 अजीनो 125 में भी आती है, तो उनके अंदर भी एज सच प्रॉब्लम आती नहीं है। यामाहा में देखो वैसे तो नहीं आती है, और ये माइलेज तो खैर ये इंजन तो खैर ऑलरेडी इतना रिलायबल है। पर माइलेज कैसे चेक करें? मेरे बाइक में 2.4 माइलेज दिखाता है, 1300 किलोमीटर चला है और 4 महीने हो गए। भाई इसका मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि ये है आपका बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ठीक है, ये सिलेक्ट बटन आप दबाते हैं, जैसे कि अब आप देखो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है 55
1.0 की माइलेज। अब आप जैसे सिलेक्ट बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखोगे ना, तो ये देखो 1.8 हो गया। तो यहाँ पे आपको ये लीटर पर 100 किलोमीटर दिखा रहा है, विच इज़ 1.8। आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो आपको ये ऐसे दिखाएगा कि भाई 55 किलोमीटर चल रही है कितने, 1 लीटर तेल में। तो आपको सिलेक्ट बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, तो इससे जो आपका है मोड चेंज हो जाएगा। एक सेकेंड, ये देखो, इसको मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा, 1.8 हो गया लीटर्स पर 100 किलोमीटर। इसको वापस मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा तो 55 हो जाएगा। तो इस तरीके से। और एक और चीज़ भाई, बहुत लोग समझते हैं कि ये एवरेज है। भाई ये देखो, एवरेज लिखा आता है ऊपर, ट्रू, बट ये एवरेज स्पीड है, क्योंकि देखो यहाँ पे है ना किलोमीटर पर आवर लिखा है। तो बहुत लोग कमेंट करते हैं भाई मेरी तो 25 ही दे रही है, 26 दे रही है, तो आप गलती से एवरेज स्पीड देखते हो। ये भी एक चीज़ इसके अंदर आप देख लेना, ठीक है। हाउ इज़ द सर्विस एक्सपीरियंस, हाउ इज़ द जनरल बिहेवियर ऑफ द सर्विस टीम। भाई देखो, सर्विस टीम का आपको मोस्टली मतलब 90% यामाहा का जो सर्विस सेंटर है आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छे से ट्रीट करते हैं, आपकी चाबी वाबी लेंगे, आपको फिर जॉब कार्ड बना के देंगे, फिर आपको जो उनका चेंबर होता है उसके अंदर आपको बिठा देंगे, बढ़िया एसी वेसी लगा रहता है, तो प्यार से आप बैठते हैं। बस जो दिक्कत आती है किसी सर्विस सेंटर पे, वो है इनके मैकेनिक्स की। जैसे जिस शोरूम से मैंने बाइक ली थी उसके सर्विस सेंटर पे, जैसे मैंने वीडियो भी डाली थी कि मेरी स्कूटी की क्रैंकशाफ्ट की उन्होंने बिल्कुल बैंड बजा दी थी, क्योंकि इतनी बुरी तरह से धाड़ 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 ठोका था उन्होंने जब वो क्लच चेंज कर रहे थे। तो भाई ओवरऑल आपको जो बिहेवियर है स्टाफ का वो अच्छा मिलेगा, बट आपको बस ये देखना है कि जो बंदा आपकी बाइक पे काम कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है। क्योंकि देखो, ये जो जापानीज ब्रांड होते हैं ना, जैसे यामाहा और आपका होंडा, कावासाकी, इनकी गाड़ियों में आपको ज़्यादा ठोका पीटी की जरूरत नहीं पड़ती। इसी भी नहीं, जनरली किसी भी बाइक में आपको ऐसे ब्रूट फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत प्यार से चीज़ें फिट हो जाती है। बट अगर आप देख रहे हो कि कोई मैकेनिक एकदम धम 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 धाड़ धाड़ मारे जा रहा है आपकी गाड़ी पे उसको फिट करने के लिए, तो इसका मतलब उससे हो नहीं रहा है, वो बस उसको जबरदस्ती घुसेड़ रहा है। तो ये चीज़ आपको देखनी होती है। वैसे तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जहाँ से आपने बाइक ली है वहीं से सर्विस कराओ, बट मेरे जो शोरूम है उसके सर्विस सेंटर पे एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा कि मैं यहाँ से नहीं कराता। मैं जयपुर की जो सबसे पुरानी यामाहा की डीलरशिप है आकड़ यामाहा, वहाँ से कराता हूँ। तो उधर तो बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है, मैं कुछ भी कराने जाता हूँ मुझे फटाफट करके दे देते हैं, और छोटी मोटी चीज़ों का तो चार्ज भी नहीं लेते, तो दैट इज़ वेरी गुड। एलजेडएस वर्जन 4 की माइलेज कितनी है सिटी में? भाई अभी जैसे मैंने आपको दिखाया 55, ये पूरी की पूरी सिटी ड्राइविंग की है। और कल जब मैं थोड़ा लॉन्ग सिटी में, मतलब कल मैं 60-70 किलोमीटर सिटी में चला था, तब मुझे ये 57.2 या 57.1 पे मैंने खड़ी करी थी ये लास्ट, तो बहुत अच्छी माइलेज थी। ब्रो मेरे पास एलजेडएस वर्जन 4 है और बाइक चलाते हुए हैंडल में वाइब्रेशन फील होता है, एनी सोल्यूशन? ब्रदर देखिए, हैंडल में जो है आप जब चलाते हैं ना तो आपको फील होता है कि भाई वो इंजन की वाइब्रेशन है, बट एक्चुअली इट इज़ जो आपकी रोड की वाइब्रेशन आती है ना, वो आती है थोड़ी सी। क्योंकि सस्पेंशन जो है ना, ये जब गड्ढे में जाता है तभी आपकी थोड़ी मदद करता है, बट थोड़ी सी वाइब्रेशन जो है जो रोड की जब आपका टायर चलता है तो वो आती है, ठीक है। अब ये इंजन की भी हो सकती है, नो डाउट। तो उसके लिए भाई मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप अपनी बाइक की फ्रीक्वेंट सर्विस कराएं, अगर आपने अब तक सर्विस नहीं कराई है। और अगर आपकी सर्विस ड्यू है तो इस बार सिंथेटिक ऑयल डालना, क्योंकि सिंथेटिक ऑयल डालने के बाद में मेरे फुटपैक के पास में ना मुझे वाइब्रेशंस फील होती थी सेकंड थर्ड गियर में, जब 5000-6000 के आसपास जाता था ना मैं, तो थोड़ी सी वाइब्रेशन फील होती थी, और ज़्यादा होती थी जो रियर ब्रेक का फुटपैक है ना यहाँ पे इसके ऊपर। बट जैसे मैंने सिंथेटिक ऑयल यूज़ करना शुरू किया, मतलब पहली बार ही डाला है, बट भाई उसके बाद से वाइब्रेशन बहुत कम हो गई है। सो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और हैंडल की तो मेन यही है, और टायर प्रेशर अगर आप सही रखोगे तो भी आपको वाइब्रेशन कम लगेगी। और जैसे मेरा आगे वाले में कम थी, मैंने आज डलवाई, आज मैं चलाई, आज मज़ा आ गया। कल मेरे को भी सिटी में थोड़ी थोड़ी सी लग रही थी, बट इट वाज ड्यू टू लो प्रेशर। भाई मैंने परसों ही एफजेडएस वर्जन 3 बाइक ले ली। फर्स्ट 1000 किलोमीटर तक कितने आरपीएम एंड कितनी स्पीड के अंडर चलाना चाहिए? भाई देखो, फर्स्ट 1000 किलोमीटर एनी बाइक, नो मैटर द ब्रांड, यामाहा, होंडा, बजाज, टीवीएस, जो भी ब्रांड है आपकी, 1000 किलोमीटर तक 50 किलोमीटर पर आवर 50 की स्पीड से ना आप ऊपर जाओ, ना ही आप 5000 आरपीएम के ऊपर जाओ, ठीक है। ट्राई करो कि इसी रेंज में रहे आपकी बाइक, क्योंकि अगर स्लैंग भाषा में बोलूँ तो भाई इंजन जो है जब नया होता है तो कच्चा होता है, उसको धीरे धीरे करके इंजन को सेट करना पड़ता है, और उसके लिए उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। अभी अगर एग्जाम्पल में दूँ आपको, आप नए स्कूल, कॉलेज या कहीं भी जॉब पे भी जाते हो, तो आप पहले दिन अपने बगल वाले के हाथ में हाथ डाल के नहीं बोलते और भाई कैसा है, शाम को चलेगा, बियर पियेंगे, नहीं करते ना। धीरे धीरे आप जब लोगों से बात करते हो, धीरे धीरे आपको टाइम लगता है उस एनवायरनमेंट में सेट होने में। तो वैसे ही इस बेचारी गरीब इंजन को भी लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 1000 किलोमीटर दो उसको एटलीस्ट। 1000 किलोमीटर के बाद में, जब आपकी 1000 किलोमीटर के बाद जब भी आपकी फर्स्ट सर्विस आती है, जैसे मोस्टली तो 1000 किलोमीटर पे होती है, मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई आप 1000 किलोमीटर चला लो अपनी बाइक को पहले। फर्स्ट सर्विस के पहले 1000 किलोमीटर किसी भी तरीके से पूरे कर लो, बेफालतू में घूमने चले जाओ। उससे क्या है, फिर आपका बाइक सेट हो जाएगी। 1000 किलोमीटर के बाद में एक सर्विस होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो जब आपकी इंजन सेट हो जाएगा, उसके बाद में आपकी सर्विस हो जाएगी। उसके बाद में आप चाहे रॉकेट बना दो गाड़ी का, आपको ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं देगी, ठीक है। तो शुरुआत में थोड़ा सा प्यार से, आराम से
ऐसे ऐसे करके चलाया करो, ठीक है। आई हैव अ न्यू FZS V4 एंड आई गॉट लास्ट मंथ। आई हैव डन द फर्स्ट सर्विस बट इट हैज सम वाइब्रेशन ऑन द बाइक एंड फुट पैक, इज दैट ओके? यस ब्रदर, आफ्टर फर्स्ट सर्विस थोड़ी सी वाइब्रेशन जो है आपको फील होता है कि बढ़ गई है, क्योंकि मोस्टली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कम होगी, बट ऑलमोस्ट वो उतनी रहती है, बट फील होती है कि ज़्यादा हो गई है। बट वो थोड़ा थोड़ा आप चलाओगे ना, धीरे धीरे फिर फेड ऑफ हो जाती है। मेरी भी आराम से थोड़े दिनों में चली गई थी। मेरी फर्स्ट सर्विस हुई थी 650 किलोमीटर पे, ठीक है। तो उसके बाद में थोड़ी सी वाइब्रेशन बढ़ी थी, बट फिर जैसे मेरी 1000-1500 किलोमीटर के आसपास चली ना, 300 500 600 किलोमीटर और चलाई मैंने, फिर बिल्कुल मतलब खत्म हो गई वाइब्रेशन। आई एम गेटिंग वाइब्रेशन इन सेकंड एंड थर्ड गियर FZS, व्हाट शुड बी द RPM व्हाट आई एम राइडिंग इन सिटी फॉर गुड माइलेज? भाई देखो, सेकंड थर्ड गियर जैसे मैंने आपको बताया, छोटे गियर में आप ज़्यादा हाई RPM पे जाओगे तो वाइब्रेशन आती है, क्योंकि उसके अंदर दांत बड़े होते हैं, गियर रेशियो का फर्क होता है, तो उस वजह से वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज होती है। और वैसे भी लोअर गियर पे आप ज़्यादा RPM पे मत जाया करो। लोअर गियर पे मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा, 4000 जैसे आप क्रॉस करो आप गियर शिफ्ट कर लो। और जो सिटी में आप कह रहे हो भाई, आप गियर शिफ्टिंग 4000 के ऊपर और 5000 के नीचे करो, एंड जो आपकी रेंज होनी चाहिए फॉर योर फिफ्थ और फोर्थ गियर वो होनी चाहिए 4000 से 6000 RPM। बस आप इस रेंज में चलोगे, आपको माइलेज भी बहुत अच्छा देगी, प्लस आपको अनवांटेड वाइब्रेशन भी नहीं मिलेगी। भाई 7 दिन पहले न्यू FZS वर्जन 4 लिया है, बट बहुत बिजी रहता हूँ, काम की वजह से चलाने का टाइम नहीं मिलता। क्या ज़्यादा दिन गाड़ी बंद रखने से प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ भाई, सबसे बड़ी दिक्कत होती है इन गाड़ियों में सबसे ज़्यादा, आपकी जो सेल्फ मोटर है ना वो गड़बड़ करने लगती है, वैसे टर टर ऐसे करके बजने लगती है। जो मेरा एक सर्विसिंग वाला व्लॉग है ना, वो मैंने डाला था, उसका आप लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके अंदर बस शुरुआत का पार्ट देखना, उसके अंदर देखना जो आवाज़ आती है ना, अगर मेरे पास में वो क्लिप होगी तो मैं आपको इसके अंदर भी डाल दूंगा, वो चीज़ होने लगती है। बेसिकली आपकी जो सेल्फ मोटर है ना वो दिक्कत देने लगती है आपको, और आपकी बैटरी भी डाउन हो जाती है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि भाई हफ्ते में एटलीस्ट 3 से 4 बार आप इसको कम से कम 10 किलोमीटर तो चला लो, क्योंकि मैं नहीं चलाता था भाई तो बड़ी दिक्कत होने लगी। अब जब मैं इसको चलाने लगा हूँ, मैं छोटी जगह पे भी लेके जाता हूँ ना इसको, तो अब दिक्कत नहीं होती। अब मोस्टली तो एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है, ये देखो मोस्टली अब है ना एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है, वरना बीच में इसमें भी ये दिक्कत आने लगी थी। 2-2 हफ्ते चलाता नहीं था इसको, खड़ी रहती थी कि गंदी हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो मैं चलाता नहीं था, तो दिक्कत आने लगी थी। बट अब इसको मैं चला रहा हूँ रेगुलर, तो अब इसके अंदर वो प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो गई। मुझे नॉर्मल राइड करनी है, अच्छी बेसी साउंड चाहिए। भाई दोनों चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है ये। कैन यू सजेस्ट टू मी विच इज़ बेस्ट, हीरो एक्सट्रीम 160R 2V और यामा FZS वर्जन 4 न्यू मॉडल? आंसर यामा है, तो क्या वर्थ है वेट करना? देखो भाई, मैं आपको हीरो के ऊपर ऑलवेज यामा ही रिकमेंड करूँगा, बट मैं फ्रैंकली बताऊं तो एक्सट्रीम 160R मैंने अब तक चलाई नहीं है, क्योंकि हीरो गाड़ी नहीं देता भाई। मैं 3-4 शोरूम पे पूछा, वो मुझे रिव्यू करने के लिए नहीं देते हैं, सो इस वजह से मैं उसकी वीडियो भी नहीं डाल पा रहा। बहुत लोग कमेंट करते हैं, तो भाई देखो मैंने एक्सट्रीम 160R चलाई नहीं है, 125R चलाई है, उसके अंदर भी थोड़े मुझे वाइब्रेशन इशू लगते हैं। 4-5 हज़ार RPM तक जाती है, तो उसकी सीट में और थाइज में जो है वाइब्रेशन काफ़ी फील होती है। तो रिफाइनमेंट और लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मैं आपको यामा ही रेकमेंड करूँगा ऑब्वियसली। हैंडलिंग भी मेरे को 125 की कुछ इतनी खास नहीं लगी थी। अब 160 में क्योंकि USD आते हैं तो उसकी हैंडलिंग जो है थोड़ी सी अलग होगी, मैं बेटर साइड पे ही मान के चल रहा हूँ उसको, क्योंकि USD में हैंडलिंग जो है अभी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और भाई आई थिंक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी तो यामा ने दे दिया, कोई पावर में अपग्रेड नहीं किया, और एवरेज बढ़ेगा तो पावर घटेगा ना? नहीं भाई, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर आ जाती है तो उससे पावर इंक्रीज होती है थोड़ी सी, तो वी कैन एक्सपेक्ट नियर अबाउट 13 bhp के आसपास इसकी पावर बढ़ सकती है, ठीक है, और माइलेज तो बढ़ेगा ही। भाई वर्जन 3 का BS6 का ब्लूटूथ किट V4 में लगेगा प्लीज? नहीं भाई, नहीं लगता। मैंने भी पूछा था, क्योंकि मुझे E-लॉक वाला सिस्टम चाहिए था इसके अंदर, तो नहीं लगता भाई। हाय ब्रो, नाइस रिव्यू। आई एम प्लानिंग टू बाय अ न्यू बाइक, बेसिकली आई नीड फॉर सिटी एंड फैमिली यूज, बट समथिंग लॉन्ग ड्राइव्स, समटाइम्स लॉन्ग ड्राइव्स। Will this bike be a good decision? Also, does this support E20 fuel? Yes भाई, this supports E20 fuel। मेरे इस पे स्टिकर था, बट जब मैंने इसके ऊपर लैमिनेशन कराई तो उन्होंने हटा दिया था। वो E20 सपोर्ट करता है, एंड भाई सिटी एंड फैमिली के लिए इट इज़ द बेस्ट बाइक, क्योंकि मैं खुद इसे सिटी में चलाता हूँ। माइलेज मैंने आपको भी बताया और अभी दिखाया भी था, 55 आराम से देती है ये सिटी में, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल इन टर्म्स ऑफ माइलेज। एंड ऑल्सो लॉन्ग राइड्स पे भी आप इसको लेके जा सकते हैं, स्मूथ गाड़ी है, बड़ा मजा आता है। भाई बाइक शाइनिंग के लिए क्या यूज़ करूँ, कोई पॉलिश या कुछ? भाई देखो, पॉलिश मत यूज़ करा करो यार, उसके ऊपर है ना मिट्टी चिपक जाती है। उससे बढ़िया मैं आपको बताता हूँ, जो कोलिन आता है ना अपना नॉर्मल वाला, उसको आप इसके ऊपर स्प्रे करके और माइक्रोफाइबर से वाइप कर दो, बहुत अच्छी शाइन देता है। मैंने धनतेरस लिया था और अब न्यू FZ25 आने वाला है, तो क्या एक्सचेंज ऑप्शन होते हैं क्या न्यू वर्जन बाइक के लिए, या फिर ओल्ड मॉडल में न्यू मॉडल सेटअप कराना पॉसिबल है क्या? प्लीज़ रिप्लाई इन योर वीडियो। भाई देखो, मैंने आपको एक्सचेंज वगैरह वो तो सारी चीज़ें बता दी, बट हाँ वही है कि जो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि यार TFT डिस्प्ले लग जाएगा कि नहीं इसके अंदर, तो भाई वो चीज़ नहीं लगती है, क्योंकि सब सारी फिटमेंट और जो उसके वायर्स है वो अलग होते हैं। और वैसे भी अब जो नया वाला TFT उसके अंदर टर्न बाय टर्न नेविगेशन, वो सारी चीज़ें, और गियर पोजीशन इंडिकेटर भी आ रहा है, तो उसका आपको अलग से इंस्ट्रूमेंट लगेगा, तो वो खैर नहीं लगता। सो नहीं भाई, आप उसके अंदर कुछ भी नहीं लगवा सकते। हाँ, जो बॉडी की पार्ट्स है, जैसे यहाँ पे उसके अंदर बॉडी कलर दे दिया है, वो चीज़ आप लगा सकते हो,
नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो। और यहाँ पे आप इंडिकेटर्स में भी लगवा सकते हो, पर लेकिन यही है फिर यहाँ पे आपका गड्ढा सा हो जाएगा तो आपको वो पार्ट भी चेंज कराना पड़ेगा। तो थोड़ी बहुत चीज़ें आप करा सकते हैं, बट जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आप नहीं लगवा सकते। भाई मैं कर्नाटक से हूँ, हमारे यहाँ ZS वर्जन 3 एंड वर्जन 4 के प्राइस में 30,000 का फ़र्क है। मेरा बजट वर्जन 3 का है, क्या मैं वेट करके वर्जन 4 ले लूँ? भाई देखो, अगर 30,000 का फ़र्क है तो ये तो बहुत ज़्यादा है। और 30,000 में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी? आपको ट्रैक्शन कंट्रोल एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा और LED सेटअप मिल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें जो है सेम है। अगर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ज़रूरी है, जो कि मैं कहूँगा कि आपको लेना चाहिए, क्योंकि स्लिपरी कंडीशंस में काफ़ी हेल्प करती है। मतलब एकदम गारे जैसी कंडीशन होती है ना, बिल्कुल एकदम मिट्टी मिक्स होके एकदम फुल ऐसा मडी हो जाता है जब सिचुएशन, तब उस टाइम पे काफ़ी हेल्प करता है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो अगर आप 30,000 और स्ट्रेच कर सकते हो किसी तरीके से तो फिर आप वर्जन 4 ले लो। अगर नहीं तो फिर भाई वर्जन 3 ले लो, अच्छी है, वो भी माइलेज वगैरह आपको बहुत बढ़िया दे देगी। सिंगल चैनल ABS आपको उसके अंदर भी मिलता है, इसमें भी सिंगल ही आता है, इसमें भी कौन सा डुअल आता है। तो आज के सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और मुझे कमेंट करके बताना अगर आपका कोई और सवाल है। और भाई क्वेश्चन के आगे #QT लिखना ना भूले, उससे मुझे थोड़ी सी ईजी होती है और थोड़ा सा ईजी होता है क्वेश्चन को सॉर्ट करने में। ठीक है, और भाई हम 4,500 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी करीब है, 350-400 सब्सक्राइबर्स ही चाहिए। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जय मां काल एवरीबॉडी। बाय बाय।